आज का जो टॉपिक है वो फ्लूइड डायनेमिक्स है ना। अभी काफी बर्नौली वगैरह वो चल रहा था, आर्किमिडीज वगैरह, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। और सर अभी डीपीएस वालों को कुछ बचा है डायनेमिक्स से पहले? क्लास में कराएंगे, आपकी क्लास में कराएंगे यार। ओके सर। हाँ, ये कॉमन क्लास है इसलिए टॉपिक कॉमन कर दिया है। ठीक है, इसमें फ्लो वाले की बात कर लेते हैं। ये एक लेक्चर का ही टॉपिक है, मतलब इसकी थ्योरी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड थ्योरी है। फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड। तो भाई इसमें ना फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड में कुछ टर्म्स हैं, पहले तो उनकी हम बात कर लें और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें एक टर्म होता है, सबसे पहले आप बोलोगे कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन। क्या मतलब है? जो मछली का शेप है बच्चा? जो मछली का शेप होता है। मछली का शेप मतलब बीच से ब्रॉड और सर वो एंड से सर पॉइंट आगे से छोटी होती है और बीच से ब्रॉड होती है। भैया मैं स्ट्रीम लाइन की बात कर रहा हूँ यार। यस, स्ट्रीम लाइन शेप। अबे तो इसके सर नाम में एक लाइन मछली एक लाइन थोड़ी है। एक पाथ में। हाँ, स्ट्रीम लाइन इज सिंपली पाथ बाय अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ फ्लूइड। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? फ्लूइड के स्मॉल पार्टिकल का एक ट्रेजेक्ट्री, बस सीधा सा लॉजिक, ट्रेजेक्ट्री है ये। फ्लूइड के किसी छोटे से पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री वो स्ट्रीम लाइन है। दूसरा, अब स्मॉल पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड के अंदर एक पार्टिकल तो होगा नहीं, कई सारे पार्टिकल्स होंगे। फ्लूइड कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें से एक स्पेसिफिक पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को उस पार्टिकल का स्ट्रीम लाइन कहोगे। बट उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, तो अदर कुछ मतलब कई सारी स्ट्रीम लाइंस होंगी, कई सारी स्ट्रीम लाइंस। उनका जब बंडल आएगा, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइंस, उनको कह देंगे हम ट्यूब फ्लो या फ्लो ऑफ ट्यूब। ट्यूब ऑफ फ्लो कह सकते हो बेसिकली, ट्यूब ऑफ फ्लो। यहाँ ट्यूब का मतलब कोई फिजिकल ट्यूब से नहीं है, ट्यूब का मतलब एक्चुअल में कोई ट्यूब नहीं है। एक्चुअल में भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है ट्यूब ऑफ फ्लो का मतलब। अब स्ट्रीम लाइन और ट्यूब ऑफ फ्लो, इनको समझाने के लिए ना हम लोग जो एग्जांपल कोट करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एग्जांपल्स हैं। तो हम लोग एक एक्सप्रेस वे का या हाईवेज का एग्जांपल कोट करते हैं कि अगर कोई हाईवे हो, एक्सप्रेस वे मान लीजिए, और मान लो इसकी एक साइड पर 6 लेन हाईवे है। 6 लेन हाईवे का मतलब समझते हो आप क्या होता है? 6 लेन हाईवे या 6 लेन एक्सप्रेस वे। यस सर। थ्री आना। यस सर। तीन जाना और 3 आना। तो अगर ये 12 लेन एक्सप्रेस वे है तो 12 लेन की एक्सप्रेस वे मतलब कि एक साइड पर कितनी? आना। तो 6 लेन्स एक तरफ, 6 लेन्स दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके है। और ये बात कानपुर की नहीं हो रही है, बाहर की हो रही है। तो काफी पढ़े लिखे लोग ड्राइविंग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जो ड्राइविंग है वो काफी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। और हर एक लेन में एक कार मूव कर रही है। कार 1 इन द फर्स्ट लेन, कार 2 इन द सेकंड लेन, कार 3 तीसरे में, कार 4। तो ये जो इंडिविजुअल लेन्स हैं, लेन 1, लेन 2, लेन 3, लेन 4, लेन 5, लेन 6, ये हमारी स्ट्रीम लाइंस हैं। इनको स्ट्रीम लाइंस कह रहे हैं। और इस हाईवे पे टोटल कितनी ऐसी लेन है? एक साइड पर, वन साइड पे, ऑन वन साइड। तो 1 2 3 4 5 6 लेन्स। तो इट इज द बंडल ऑफ 6 lanes and 1 lane मतलब stream lines. So we have 6 stream lines. This bundle will be called as tube of flow. अब कुछ कंपैरिजन से समझ में आ रहा है आपको? बाय कार एंड Yes, रोड sir. एग्जांपल, कार रोड एग्जांपल से यस सर। इसको कंपेयर करना। Yes sir. ठीक, ओके जी। नाउ मैंने कहा काफी इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग अगर ड्राइविंग मोड में हैं और एक्सप्रेस वे है
तो क्या जो बंदा लेन 1 में ड्राइव कर रहा है और जो लेन 2 में ड्राइव कर रहा है, क्या ये अपनी लेन्स इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। वो नहीं कर सकते, मतलब कि दो लेन आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, यानी 2 स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक और प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज अगर दो रास्ते कहीं मर्ज होते हैं तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वहीं पर होते हैं जहां दो रास्ते मर्ज हो रहे हो। सो 2 स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइंस में आ जाएगा। उसके अलावा क्या एक लेन में एक ही कार चलेगी? नो सर, No, पीछे sir. भी चल के सकता है। बाद और भी आ सकती है, बाद में या पहले। तो इसके पीछे और कार्स होंगी, इसके पीछे और कार्स होंगी, इस लेन में भी कई सारी कारें चल रही होंगी, इस लेन में भी कई सारी कार चल रही होंगी, इस लेन में भी कई सारे कार्स चल रहे होंगे। तो नाउ वी हैव मैनी पार्टिकल्स। अब आप कार को पार्टिकल से कंपेयर करना। वी हैव मैनी पार्टिकल्स मूविंग इन डिफरेंट लेन्स। सिमिलरली we have many fluid particles moving in the different lanes called as streamlines. ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। And these cars are moving in such a way that the distance between the two cars will not change. These cars are moving in such a way that the distance between the two cars will not change. सर मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी। अब आप इसको जैसे भी समझ लो, राइट? वेलोसिटी सेम रहेगी तभी ऐसा हो सकता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स डज नॉट चेंज। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने इतनी बढ़ाई तो तुरंत उसकी भी उतनी बढ़ गई। ये भी रिलेटिव तो- वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, जी सर। Yes, sir. यस सर, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। जो भी कह लीजिए। सो वी विल से दैट दीज आर incompressible cars. Incompressible cars means the separation between the two cars will remain constant. Same way we will define incompressible liquid. क्या मतलब हुआ आपका ये? अगर पूछा जाए व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड? सर कोई दो पार्टिकल्स जो लिक्विड के होंगे उनका बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। दैट मीन्स कि लिक्विड इज बिहेविंग लाइक अ रिजिड बॉडी। Yes, sir. Yes, यस सर। That means you cannot change the molecular distance. Yes, sir. यस सर। We cannot change the density of liquid. In other words, आप कह सकते हो incompressible liquid means the density of liquid cannot be decreased or increased. आई बात समझ में ये चीज? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So that is the Yes, sir. first point. First point, what is incompressible liquid, which means the liquid whose density is constant, or in other words, the distance between the two molecules is constant and it acts like a rigid body type. Now, एक्सप्रेस वे एग्जाम्पल बहुत मेरे लिए को तो ज्यादा अच्छा लगता है, बाकी अब आप लोग की मर्जी पे है। मेरे को ये स्ट्रीमलाइन समझने में काफी हेल्प करता है कि स्ट्रीमलाइन है क्या। किसी भी एक्सप्रेस वे पे, अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे, बट जो स्टैंडर्ड रूल है वो ये कहता है कि जो राइट साइड मतलब इधर वाला होता है, जो डिवाइडर के साथ होते हैं, जो डिवाइडर के साथ लेन होती है वो ओवरटेक लेन होती है। इसके बाद फास्ट गाड़ियां चलती हैं, इसके बाद थोड़ी कम स्पीड वाली चलती हैं, इसके बाद थोड़ी कम स्पीड वाली चलती हैं। ऐसा रूल होता है, बट यहाँ पर फॉलो नहीं होता भाई। यहाँ पर सबसे धीमे चलने वाला आदमी जो है वो ओवरटेक की लेन में चलता है। ठीक? Yes. हाँ, ई रिक्शा वाले घुस जाएंगे इसमें ओवरटेक वाली लेन में। अब आपको ओवरटेक करना है तो आप उधर से करो, और वो लगा लेंगे ब्लूटूथ ऑन, और उसके बाद सर वैसे एक्सप्रेसवे पे हो जाता है, ऐसा नहीं है, फॉलो हो जाता है थोड़ा थोड़ा। एक्सप्रेस वे पे तो होता है, बच्चा यहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब एक्सप्रेस वे पे तो नहीं करोगे चालान हो जाएगा। सर भारत में तो होता है, लेकिन क्या होता है?
सर यमुना एक्सप्रेसवे पे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे करते हैं फॉलो लोग। हाँ वहां तो भैया वो इंडिया है, लेकिन वो इंडिया का फॉरेन है। वो वहाँ रूल्स वहाँ हाँ इतने जी सारे सर। इतने कैमरे लगे, ओवरहेड कैमरे की, जरा सा आप ओवर स्पीड करो चालान हो जाए। यस सर। बहुत हाईटेक है वो। सर Anyway, ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार और समझा दीजिए प्लीज। समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कोई एक कार, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, कोई एक कार किसी स्पेसिफिक लेन में चल रही है, कोई एक कार किसी स्पेसिफिक लेन में चल रही है, तो क्या ये जरूरी है कि वो कार उस लेन में कभी स्लो नहीं होगी, कभी फास्ट नहीं होगी? नो नो सर। सर। मतलब दो कार सेम लेन में चल रहे हैं। अब आप समझो, अब मैं ऐसे दिखाता हूं, लेन 1 और लेन 2, दो लेन मतलब है मान लीजिए। कार 1 भी चल रही है, कार 2 भी चल रही है, इधर कार 3 चल रही है, इधर कार 4 चल रही है। कार 1 की स्पीड यहां पर 40 है और कार 2 की स्पीड यहां 40 है। तो क्या जरूरी है कि कार 1 पूरी जर्नी 40 से ही कवर करेगा अपनी? नो सर। नहीं, नो सर। ये कोई जरूरी नहीं है। तो हो सकता है कि ये कार 1 आगे जाकर के अपनी स्पीड 40 से बढ़ा करके 50 कर दे, ये तो इसकी मर्जी के ऊपर है ना। यस सर। तो फिर इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 रखनी है। क्योंकि इनकम्प्रेसिबल कैसे रहोगे आप? हाँ वो तो है। सुनो मेरी बात सुनो, आपको ऐसे समझाया तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। जैसे एक्सप्रेस वे पर किलोमीटर्स के वो लगे होते हैं साइनेज, कई सारे किलोमीटर के बोर्ड लगे होते हैं। मान लो आपको यहाँ लिखा होता है 65 किलोमीटर का, 64 किलोमीटर, ऐसे लिखे होते हैं, अगर आप कभी ध्यान देंगे। यस सर। यस सर। रोड के साइड में पिलर्स होते हैं जिस पर किलोमीटर की मार्किंग होती है, जिससे ये मालूम चलता रहता है कि अभी कितनी दूर जाना है। ठीक है। कार 1, ध्यान से सुनना, कार 1 ने जब 63 किलोमीटर के माइलस्टोन को क्रॉस किया तो वो 40 की स्पीड पे थी, और वही कार 65 वाले माइलस्टोन को जब क्रॉस कर रही है तो 50 की स्पीड पर। सेम कार 63 किलोमीटर की मार्क को 40 से, एंड सेम कार 65 वाले को 50 से। अब इसी लेन में एक और कार पीछे से चल रही है, इसके पीछे एक और कार आ रही है। जब ये वाली कार 63 किलोमीटर के मार्क को क्रॉस करेगी तो ये भी 40 पर होगी, और ये कार जब 65 को मार्क करेगी, क्रॉस करेगी, तो ये भी 50 पर ही होगी। मतलब एक तरीके से इस माइलस्टोन को कोई भी कार जब क्रॉस करेगी तो उसकी एक प्री डिफाइंड स्पीड कितनी है? 50। कार 1 इस पॉइंट को 50 की स्पीड से क्रॉस करेगा, कार 2 भी इस पॉइंट को 50 की स्पीड से क्रॉस करेगा। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जितनी भी कार्स क्रॉस करेंगी सबकी सेम स्पीड हो जाएगी। मतलब फर्स्ट कार ने इस पॉइंट को जिस स्पीड से क्रॉस किया था, पीछे आने वाली कार भी इस पॉइंट को उतनी ही स्पीड से क्रॉस कर जाएगी। ये बात आई समझ में आपको? यस सर। सर तो इसमें एक डाउट है सर, जैसे मान लीजिए 64 किलोमीटर 63 किलोमीटर के मार्क पे दो कार्स हैं जिनकी उस टाइम पे वेलोसिटी 40 किलोमीटर है पर आवर है। तो सर जो 64 वाली जब तक मान लीजिए 65 पे जाते जाते 50 कर लेती है, तो 63 वाली 64 पे पहुंचते पहुंचते 50 करेगी ना? यार क्या हो गया तुमको? मतलब फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज थोड़ी तो सी ब्रेक। बेसिकली दो कार्स हैं, तो एक 64 पे एक 63 पे है। सर मान लीजिए 64 वाली 65 पे पहुंचते पहुंचते 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगती है 40 से, तो सर 63 वाली 64
पे जब पहुंचेगी तब उसकी अरे भाई स्पीड 50 हो जाएगी ना। मेरी बात सुनो, हम मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। देखो ये कहना चाह रहे हैं, शायद आप उस बात को गलत तरीके से समझ गए, शायद वो मैसेज क्लियर नहीं हुआ इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारा कोई मार्क है, मार्क 1, मार्क 2 और यहाँ पर एक मार्क 3, 3 मार्क्स हैं। ये मार्क्स आप किलोमीटर में मान सकते हो या जैसे भी मान लो, ठीक है। यहाँ पर मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप अपनी कार में गए और आपने इस मार्क को क्रॉस किया विथ स्पीड ऑफ 20, आपने सेकंड वाली मार्क को क्रॉस किया विथ स्पीड ऑफ 30 और आपने तीसरे मार्क को क्रॉस किया विद द स्पीड ऑफ 45। यहाँ तक का पॉइंट ठीक है? मतलब यस सर। ये बात समझ आई Yes, sir. कि आप अभी अपनी Yes, गाड़ी में हो, sir. आप अपनी गाड़ी में हो और आप अपनी कार को यहाँ पर 20 की स्पीड पर ड्राइव कर रहे हो, यहाँ 30 पर ड्राइव कर रहे हो, यहाँ पर 45 पर ड्राइव कर रहे हो। अब आपके कार के पीछे इसी लेन में, इस कार के पीछे इसी लेन में कोई दूसरी कार आ रही है, ठीक है, कोई दूसरी कार चल रही है। मे बी इस टाइम इसकी स्पीड कुछ और हो, मे बी इसकी स्पीड यहाँ पर क्या है मुझे नहीं मालूम। मैं क्या बोल रहा हूं, आपसे कुछ टाइम के बाद ये वाली कार इसको क्रॉस करेगी यहाँ पर, क्योंकि ये आपसे पीछे चल रही है। तो पहले आप इसको क्रॉस कर जाओगे और फिर कुछ टाइम के बाद ये वाली कार भी यहाँ से क्रॉस करेगी। जिस टाइम सेकंड कार इस मार्क से क्रॉस करेगी ये भी 20 की स्पीड पर चलेगी। जिस टाइम सेकंड कार इस मार्क को क्रॉस करेगी ये भी 30 पे चलेगी और ये 45 पर चलेगी। क्या मतलब निकल रहा है इसका? सर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगी, वेलोसिटी रहेगी। एक पर्टिकुलर प्लेस पर जितनी भी कारें क्रॉस होंगी सब सेम स्पीड से क्रॉस होंगी। यस सर। कर सकते हैं ना इसको? जी सर। यस सर। यस सर। तो क्या Yes, इसका sir. ये मतलब हो, क्या इसका ये मतलब हो गया कि एक स्पेसिफिक कार कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रही है? नहीं सर, अलग अलग नो हो सर, जाएगी, हो सकती है अलग अलग पॉइंट पे। You are driving at different speeds at different places. Someone else is also driving with the same speeds at the same places. अब क्लियर हुआ आपको? यस सर। यस सर। और इस टाइप का मोशन जब होगा, इस टाइप की जब मोशन होती है तो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट स्ट्रीमलाइन। स्टेडी स्टेट स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या है? All the fluid particles are moving in a specific lane. One particle in lane 1, other particle in lane 2, third particle in the lane 3. That is streamline. And what is steady state? In one specific lane or along one specific streamline, it is possible that a fluid particle changes the speed from one place to the other place, but other particles moving in the same lane or moving along the same streamline will also pass those points with the same speed. मतलब ये कह रहे हैं, हम यहाँ पर कोई एक ट्रेजेक्टरी मान लेते हैं, कोई भी। सपोज दिस इज पाथ, यानी स्ट्रीमलाइन। पाथ मतलब स्ट्रीमलाइन। अब हमने कहा कि हमारे पास कोई फ्लूइड पार्टिकल P1 है, P1, a particle P1,
वो इस रास्ते पे चल रहा है, ये पार्टिकल P1 यहाँ पर कुछ स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और इसी रास्ते पर, इसी ट्रेजेक्टरी पर एक और पार्टिकल P2 किसी और स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए किसी और स्पीड से चल रहा है, लेट्स से 7 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कुछ टाइम बाद पार्टिकल P1 थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर गया, यहां से आगे बढ़ गया वो, और उसकी स्पीड बदल के 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और जहां पर P1 था उस जगह से अब P2 निकल रहा है, जहां पर P1 था उस पॉइंट से अब P2 वाला पॉइंट क्रॉस हो रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड पर आ गया। इसको आप कह रहे हो स्टेडी फ्लो। इस पॉइंट से जब पार्टिकल P1 क्रॉस हुआ था तब 5 था, और उस पॉइंट से कोई दूसरा पार्टिकल P2 क्रॉस हुआ वो भी 5 है। ये सेम बातें नहीं हो गई दोनों? जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है? ये Yes, कार sir. के एग्जांपल से है, ये Yes, फ्लूइड sir. पार्टिकल के एग्जांपल से। Yes, sir. ये स्टेडी स्टेट फ्लो कहलाएगा हमारे लिए। स्टेडी स्टेट फ्लो का मतलब कुछ लोग ये मान लेते हैं कि फ्लूइड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये मतलब नहीं है उसका। कहाँ चल रहा है? P1 की वेलोसिटी तो बदल गई। So it is possible that the particles are changing their speed, but with respect to time, at one specified location, every particle will have same speed, whether it is P1 or P2. बढ़े आगे आ रही, काफी टाइम हो गया इसके ऊपर, स्ट्रीमलाइन के ऊपर काफी डिस्कशन। हाँ जी। तो एक चीज पूछनी है, तो ये समझ में आ गया, लेकिन इसकी वजह से इनकम्प्रेसिबिलिटी में आपने बोला था कि डिस्टेंस मेंटेन कांस्टेंट रहता है दो सुनिए, पार्टिकल्स के बीच में। मैंने जो स्टेटमेंट दिया ना आपको इनकम्प्रेसिबिलिटी का, मैंने क्या बोला वो भी बता रहा हूँ, इनकम्प्रेसिबिलिटी भी बता रहा हूँ आपको क्या है। ये बात समझ में आई? पहले बताओ आप। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. मैं इनकम्प्रेसिबिलिटी बता रहा हूँ क्या है। पहले स्टडी फ्लो की बात कर लो, फिर बता रहे हैं। अब नेक्स्ट, अब सपोज दैट हमारे पास ऐसे करके ना कोई एक पाइप है, एक्चुअल पाइप, एक्चुअल फिजिकल पाइप है, जो यहाँ पर नैरो है और ऊपर थोड़ी सी वाइड है। ठीक है, कुछ पाइप मान रहे हैं, एक ऐसा पाइप जो यहाँ पर नैरो है और ऊपर जाकर के थोड़ा सा वाइड हो गया वो, मतलब यहाँ पर इसका कुछ एरिया है लेट्स से A1 टाइप का, और यहाँ पर कुछ एरिया है वो मान लिया A2 टाइप का। अभी आपको पूरी बात समझा रहे क्या है। यहाँ से एक पार्टिकल ने एंट्री की, इस पॉइंट से एक पार्टिकल आया V1 स्पीड से, और उसने अपना एक रास्ता चुना, उसने अपना एक ट्रेजेक्ट्री, अपने हिसाब से उसने अपनी एक ट्रेजेक्ट्री डिसाइड की, और वो इस पॉइंट तक आकर के और किसी V2 स्पीड से निकल गया। सुनिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पर V1 स्पीड से एक पार्टिकल आया और इस रास्ते से होता हुआ V2 स्पीड से निकल गया। अपनी पूरी जर्नी में उस पार्टिकल ने अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्पीड से कवर किया, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल किया उसने। मतलब हम इसको VI डिनोट करते हैं, इनिशियल, और इसको V फाइनल, और बीच में यहाँ पर कहीं उसकी V1 स्पीड थी, कहीं V2 स्पीड थी, फिर कहीं V3 स्पीड थी, कहीं V4 थी। और इसके पीछे एक और पार्टिकल है जो इस ट्यूब में एंटर करने वाला है। इसके पीछे एक और पार्टिकल है जो इसके ट्यूब में एंटर करने वाला है। और एक्चुअल में बहुत केयरफुली अब सुनिएगा, यहाँ पर जो बोलने जा रहा है बहुत ध्यान से, एक्चुअल में एक सिंगल पार्टिकल तो लिक्विड में चलता नहीं है,
अगर किसी पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो क्या सिर्फ एक पार्टिकल फ्लो कर रहा होगा वहां पर? नो सर। No, sir. नो सर। मिलियन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे कंटिन्यूटी में। तो ये तो मैंने आपको एक पार्टिकल दिखाया है, बट इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मैंने सिर्फ एक आपको दिखा दिया, बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पार्टिकल चलेगा और पूरा रास्ता खाली है। अरे इस लाइन पर न जाने कितने पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स इस लाइन के ऊपर हैं जो चल रहे हैं। ऐसे करके आप न जाने कितने पॉइंट दिखा सकते हो। दे ऑल आर मूविंग। अब इस मूवमेंट पर जो पार्टिकल पाइप के अंदर हैं, इस मूवमेंट पर जो पार्टिकल्स पाइप में हैं, क्या कुछ टाइम के बाद वही पार्टिकल्स पाइप के अंदर होंगे? बोलो। नो सर। No, sir. ये पाइप आप मान सकते हो किसी नल से अटैच किया गया है, किसी टैप वाटर से अटैच किया गया है, और पाइप के दूसरे एंड से पानी आप गार्डन में डाल रहे हो। बताना है कुछ टाइम बाद, मतलब कि t प्लस dt सेकंड्स के बाद, क्या इस टाइम पर, देखिए पार्टिकल्स और भी है बच्चा इसमें, बट कुछ पार्टिकल्स पाइप से बाहर है, अभी कुछ पार्टिकल्स पाइप से बाहर है, और यहां कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे होंगे भी। कुछ टाइम के बाद क्या जो पार्टिकल्स पाइप के अंदर हैं उनमें से कुछ पार्टिकल बाहर नहीं आ गए होंगे? Yes, और sir. कुछ Yes, दूसरे पार्टिकल्स यहां से पाइप के अंदर आ जाएंगे। यस सर। Yes, sir. अब मैं उस चीज को दिखा रहा हूं। ये कुछ पार्टिकल्स पाइप के अंदर चले गए, जो बाहर थे वो अंदर आ गए, और जो अंदर पॉइंट्स थे वो आगे खिसक गए। ये सब आगे आगे, और कुछ बाहर भी निकल गए, कुछ यहां से पार्टिकल्स बाहर निकल गए। यार ये बात आपको दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी आपके, कि क्या कहा गया है? ये बात समझ में आई कि इस पिक्चर के थ्रू मैसेज क्लियर हो रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कुछ पार्टिकल जो आउटसाइड द पाइप थे वो पाइप के अंदर हो गए, और इधर जो अंदर थे वो बाहर निकल गए। ठीक है बच्चा, बोलो। यस सर। हाँ, sir. ये सब कुछ कितने टाइम में हुआ? ये सब कुछ कितने टाइम में हुआ? dt सेकंड। 80 सेकंड। और यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है। यहाँ पर लिक्विड एंटर हुआ है V1 स्पीड से, और यहाँ से लिक्विड बाहर गया V2 स्पीड से। तो dt सेकंड्स में सर vi और vf होंगे शायद। वही मान लो, VI VF मान लो, VI और VF कर दो तो फिर बेटर होगा। इसको भी हम AF और AI कर लें। तो कितनी लेंथ अंदर आई होगी? यहाँ पर कितनी लेंथ पाइप के अंदर आ गई होगी? Sir, vi dt। अब जो पॉइंट बोल रहा हूं ये लास्ट पॉइंट है। जो मैंने रेड कलर से पॉइंट्स मार्क किए हैं, क्या ये नए पार्टिकल्स नहीं है जो पाइप के अंदर आए हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पर वो पार्टिकल्स हैं जो पाइप के बाहर चले गए। ये पार्टिकल्स पाइप से एग्जिट कर गए, ये पार्टिकल्स पाइप में एंटर कर गए, और बाकी के पार्टिकल्स का क्या हुआ? बाकी के पार्टिकल्स का तो मतलब वो आगे बढ़ गए पाइप वो से। आगे बढ़ गए, आगे बट वो shift पाइप हो के गए। अंदर आगे नहीं। खिसक गए सर। ये पार्टिकल्स जो है ये पहले भी पाइप के अंदर थे
अभी भी पाइप के अंदर है। अभी भी पाइप के अंदर है, स्टिल इनसाइड द पाइप। लेकिन क्या हुआ, क्या उसी जगह पर है जहां पहले थी? नो सर। नहीं सर, नो आगे सर, बढ़ आगे गए। बढ़ गए। नो सर, थोड़ा सा आगे आगे खिसक खिसक गए। गए ना, ये कुछ वैसा ही हुआ। आप स्कूल में एक बेंच पर 10 लोग बैठो, एक बेंच पे 10 लोग को एक लाइन में बिठा दे और सबसे कहे थोड़ा थोड़ा सा खिसको, 10 के 10 लोग थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाओ। लेकिन कोई एक जितनी गिर डिस्टेंस पे जाएगा। सुनो, जितनी डिस्टेंस पर आप लोग पहले बैठे थे उतनी ही डिस्टेंस पर फिर बैठना है, थोड़ा सा खिसक जाओ। मतलब 11 चेयर्स हो, मान लीजिए 11 चेयर्स, 11 चेयर्स है, एक खाली है, 10 लोग बैठे हैं। अब सबसे कहा जाए भैया सब एक एक चेयर शिफ्ट कर जाओ, तो क्या हुआ? क्या सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स बदल गया? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। No, sir. नो सर। इसी को इनकम्प्रेसिबल वर्ड में बोल रहा हूं यार। जितने पार्टिकल्स पाइप के अंदर थे अभी भी उतने ये यहां और यहां वाले छोड़ देगा, खाली खिसक ही तो रहे हो आगे। जो ये एग्जिट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये एग्जिट हुआ है, इन पार्टिकल्स को यहां पर हम अलग से मार्क कर ले रहे हैं। इन पार्टिकल्स को आप अलग से मार्क कर लो क्योंकि इनको बाहर निकलना है। दे आर गोइंग टू एग्जिट, दे आर गोइंग टू एग्जिट। कुछ टाइम बाद ये निकल जाएंगे इसमें से। बाकी के पार्टिकल्स वो गोइंग टू एग्जिट है, वो पार्टिकल्स गोइंग टू एग्जिट है, और इधर जो पार्टिकल्स है गोइंग टू ये एंटर। गोइंग टू एंटर। दे आर गोइंग टू एंटर नाउ। इनके अलावा के बाकी के पार्टिकल्स का क्या गुनाह है? बाकी के पार्टिकल्स ने क्या पाप कर दिया? तो पाइप के अंदर ही चल रहे तो मूविंग विद इन द पाइप। तो क्या इन मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन आगे खिसकने की वजह से चेंज हो गया? नहीं सर। नो सर। सर कांस्टेंट है। This is incompressible liquid कि during flow the particles will shift from one place to the other place. Particles will shift from one place to the other place. But during that shifting process, they will maintain the distance between them. मतलब ऐसा नहीं होगा कि शिफ्ट करने के बाद चिपक चिपक के बैठ जाओ और पहले दूर दूर बैठे थे। अब क्लियर हुआ व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। कार के एग्जांपल से तो थोड़ी शुरुआत की गई थी बट एक्चुअल में थोड़ा उससे अलग है ये। कार से हल्का सा आपको मैं आइडिया देना चाह रहा था कि लेन स्ट्रीम लाइन से थोड़ा समझ लो। क्लियर है सर। अब पार्टिकल्स खिसकते जा रहे, खिसकते जा रहे, खिसकते जा रहे, खिसकते जा रहे। एक टाइम ऐसा आएगा खिसकते खिसकते पाइप से बाहर भी चले जाओगे। यस सर। यस सर। ये वही बात हुई कि ट्रेन की बर्थ पे 4 लोग बैठे हैं, बोले भाई साहब थोड़ा खिसक जाओ, खिसकते 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 सबसे किनारे बैठा हुआ आदमी कभी गिर भी जाएगा। कितना खिसकाओगे उसको? यस सर। राइट। तो दिस इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में द मास विच इज गोइंग टू एंटर एंड द मास विच इज गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द पाइप, if that remains constant, mass which is going to enter into the pipe and the mass which is going to exit, if the masses are equal, then we will call it steady flow. We call it steady flow. Steady flow means whatever mass is entering into the pipe, the same amount of mass will leave from that point. And that means कि at any moment of time, the content inside the pipe or mass inside the pipe इज कांस्टेंट। will remain constant. सर यही बात हम लोग वॉल्यूम के लिए भी तो कह सकते हैं। सुनिए, हाँ, तो mass inside pipe if constant है
and the volume of pipe is also constant. Therefore, the density of liquid inside the pipe is Constant. यही बात बोली थी स्टार्टिंग में. अब बात समझ में आई? Yes, sir. अगर वाकई समझ गए होगे तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया आपके लिए. मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में डेरिवेशंस हो जाएंगी सारी इसकी. मेन बात ये समझने वाली. Is it a variable mass system? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Amount of mass constant है. Inside But- the pipe. Is it fixed particle system? No, No, sir. नो sir. सर, पार्टिकल्स Particle. नहीं चेंज हो रहे हैं. हाँ, पाइप के अंदर किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन पार्टिकल्स Particles. बदलते जाएंगे. पुराने Yes, पार्टिकल्स जाते जाएंगे, नए पार्टिकल्स आते जाएंगे, लेकिन उतना ही मास बना रहेगा उसके अंदर. तो इसमें वेरिएबल पार्टिकल सिस्टम है, लेकिन वेरिएबल मास नहीं है इसमें. रॉकेट प्रपल्सन थ्योरी में क्या था? वेरिएबल मास Variable mass and mass. motion. राइट. तो इसमें डिफरेंशिएट रखना हमेशा. लोग ना कहना नहीं चाहिए, बट कई सारे लोगों को लगता है कि ये एक वेरिएबल मास सिस्टम है. उनको यही नहीं मालूम कि ये वेरिएबल मास सिस्टम है ही नहीं. पार्टिकल्स बदल गए, पुराने गए, नए आए, बट जितना मास गया उतना फिर आ गया. The mass inside the pipe is constant. ठीक. अब हाँ, तभी स्टडी बोल रहा हूँ. स्टडी मीन्स व्हाट? कांस्टेंट. क्या बोलते हो? रेडी स्टडी गो. स्टडी मीन्स कांस्टेंट. Something which does not change with time. So the mass inside the pipe will not change with time, and that will happen only if mass entering into the pipe is equal to the mass leaving the pipe. Excuse me, sir. बताएं. सर इसमें से वॉल्यूम के लिए भी हम ये बात बोल सकते हैं. नहीं, सर हम लोग सुनिए. बोल सकते हैं. सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि जो ये पार्टिकल विच आर गोइंग टू एग्जिट, ये भी तो एक तरीके से शिफ्ट कर गए ना. और क्या हुआ? ये पहले यहां पे थे, आगे खिसक गए. क्या आगे खिसकने के प्रोसेस में हम डेंसिटी बदल नहीं सकते? अपने आप से लो ना यार. 3 लोग बैठे हो एक बर्थ पे, एक बेंच पे, और आपसे कहा जाएगा थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाओ. अगर तीनों बराबर बराबर खिसकते हो, बताइए. हम कह रहे हैं ये 3 मार्कर्स हैं, हम कहें कि तीनों को हम थोड़ा थोड़ा सा खिसकाते हैं. इसको थोड़ा राइट कर देते हैं, इसको भी राइट कर दे, इसको भी राइट कर दे, इक्वल अमाउंट से. ऑल आर डिस्प्लेस्ड बाय द इक्वल अमाउंट. क्या डेंसिटी बदल जाएगी? नो सर. No, sir. No, sir. लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल आगे शिफ्ट कर गए और इनके बीच का गैप बदल जाए, Density बदल जाएगी. तब बदल जाएगी सर. सुनो, जितनी डेंसिटी पर ये मॉलिक्यूल यहाँ थे, क्या उतनी ही डेंसिटी पर आगे भी होंगे? No, sir. नो सर. जरूरी नहीं है. No, तो ये sir. इसका मतलब ये पॉसिबल है कि ड्यूरिंग द फ्लो डेंसिटी बदल जाए. तो इनसाइड द कंटेनर पॉसिबल नहीं है, बाहर पॉसिबल है. हाँ, मतलब ये हो सकता है कि जो लिक्विड एंटर हुआ था तो डेंसिटी ρ1 थी, लेकिन जब बाहर निकले तो डेंसिटी ρ2 हो गई. ये हो सकता है. Possible सर है. क्योंकि अंदर घुसने में रेस्ट्रिक्ट हो गया ना पर्टिकुलर बाउंड्री पर. पॉसिबल है. हाँ, डेंसिटी और बदल इनफैक्ट गई. होगा यही. कैसा भी लिक्विड लेके आओ, कुछ ना कुछ तो ये फर्क आएगा ही आएगा. अरे आप 4-5 इंसानों को बिठा लो, बोलो खिसको, आप कितनी भी एक्यूरेसी लगा के बराबर बराबर खिसक लो, एग्जैक्टली बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाओगे. वो चाहे नैनोमीटर का ही डिफरेंस आएगा, लेकिन आएगा जरूर. तो अब हम क्या बोल रहे हैं? कितना मास एंटर हुआ यहाँ पर? Sir, ρ1 VI. अगर हमारी v स्पीड है और टाइम हमने dt ले रखा है, dt सेकंड्स, तो स्पीड इनटू टाइम. Distance. तो अब उसको मैं v1 कर दे रहा हूँ यार. v1 इनटू टाइम डिस्टेंस कर लीजिए. और ये डिस्टेंस हम कितने एरिया से क्रॉस कर रहे हैं? ये AI. डिस्टेंस A1.
AI या फिर A1, तो लेंथ इनटू एरिया बिकम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम। और अगर हम ρ1 डेंसिटी से आए थे मास। तो ये मास एंटर हुआ और कितना निकला यहां से? सर ρ1 A2 V2 V2 dt। dt और ρ2, ये रो मास एग्जिट हुआ। और स्टेडी फ्लो का मतलब ये दोनों बराबर है। स्टेडी फ्लो मतलब ये बराबर है। एक बात बताऊं, अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है? कभी गार्डनिंग वार्डनिंग करते हो, पानी वानी डालते हो फूलों में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सुनिए, तो जब आप टैप वाटर ऑन करते हो उसके पहले पाइप के अंदर कुछ पानी होता है या बिल्कुल ड्राई होता है वो? होता है सर। सब हल्का होता है हल्का सर। सा होता है। होता है सर। अरे भैया तथा 10 दिन एक बाद, 10 सुनो मेरी बात, 10 दिन धूप में रख दो पाइप को और 10 दिन बाद वो पाइप लेकर के आओ, नहीं होगा सर। तब नहीं तब होगा। नहीं होगा। अंदर बिल्कुल सूखा, ठीक, मतलब उस पाइप के अंदर लिक्विड का एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है। नया खरीद लेते हैं सर। हाँ बात सही है, इतनी मेहनत करने की बजाय क्या नया ले आते हैं। अब उसमें आपने पाइप को टैप से कनेक्ट किया और गार्डन में पानी डाला, क्या कोई लिक्विड मॉलिक्यूल पाइप के अंदर चिपकेगा? नहीं, चिपकेगा पाइप सर। अंदर से चिपकेगा Yes, पाइप अंदर sir. से वेट नहीं हो गया? तो होगा। होगा। तो क्या नल से जितना पानी निकला उतना गार्डन में पहुंचा? नो सर। नो सर। No, sir. और उतना पहुंचा होता तो पाइप के अंदर तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं चिपकना चाहिए। हमेशा सूखा रहता है। तो इसका मतलब ये हमेशा तो नहीं होता कि जितना मास आएगा उतना निकलेगा भी, नो सर। यानी फ्लो हमेशा स्टडी नहीं होता। और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं इनिशियल टर्बुलेंस आने के बाद, इनिशियल कुछ टर्बुलेंस होती है, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, अब जितना पानी जा रहा है उतना निकल भी रहा है। आइडियल फ्लूइड है सर, तो चिपके नहीं। तो ये तो खतरनाक पॉइंट है। लोग ये कहते हैं कि ये कौन सी नई बात है, इसमें तो लॉजिकल बात है, ये ऑब्वियस है। ये कहते हैं ऑब्वियस है, जो मास गया वो आएगा भी। दिखा दो मुझे एक पाइप में जरा, ड्राई पाइप के अंदर करके इनिशियली ऐसा नहीं होता। तो फिर तो ऑब्वियस फैक्ट तो हुआ नहीं है। खैर, अब आप dt dt उड़ा दो, ठीक है, आपकी लैंग्वेज में उड़ा दो, तो बचा क्या? ρ1 a1 v1 इक्वल्स टू ρ2 a2 v2, और ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाती है ये। बट हम लोग शरीफ लोग हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं आइडियल फ्लूइड। हम कह रहे हैं जिस डेंसिटी से लिक्विड भेजा था उसी से आएगा बाहर, डेंसिटी नहीं बदलेगी उसकी। तो हमारे लिए मतलब अगर हम आइडियल फ्लूइड की बात कर ले तो ρ1 और ρ2 भी चले जाएंगे, हमारे लिए बन जाता है a1 v1 बराबर a2 v2। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर आइडियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। आइडियल इनकम्प्रेसिबल दोनों होने चाहिए। Incompressibility means when the particles are moving forward, the separation between the particles is not changing. मतलब जिस डेंसिटी पर पार्टिकल यहां है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट करके भी उसी डेंसिटी पर मिलेंगे आपको। बोलो। यस सर। यस सर। कोई सदमे उदमे में तो नहीं है अभी कि मतलब नहीं सर। No, थोड़ी sir. देर पहले थे। नो सर। थोड़ी देर पहले थे, मतलब कोई आईसीयू वगैरह में चला गया हो भाई कि ये क्या हो गया। नहीं यार। नहीं सर, यहीं पे है। हाँ, सर यहीं पर ही है। मन में ख्याल है या अल्लाह ऐसी भी फिजिक्स होती है। अल्लाह बोलेंगे हाँ बच्चा। सर ये गार्डनिंग फिजिक्स है। सर हाँ। ऐसे ख्याल सब रोटेशनल में माली भी आते थे। फिजिक्स पढ़ते हैं।
सर अब तक तो सीख लिया है, जो दिखता है वो होता नहीं फिजिक्स में। यस सर। ये बड़ा खतरनाक है, ये बहुत मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स ना, क्योंकि ये जो इसकी जो इनसाइट्स हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल बदल रहे हैं बट मास कांस्टेंट है, ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। एनीवे आगे बढ़ो। पहला हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लगाने जा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने जा रहे हैं इसमें, जो ये कहता है वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ, अब यही बोलोगे आप कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस से बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही चेंज बोलोगे? इन एनर्जी इन ऑल फॉर्म। नहीं, ये देखो ये एक और बहाना है। ये सब न्यूटन की अलग अलग जनरेशन के लोग हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं ना। हाँ भैया, यही बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। वर्क सर ये बाय तो ऑल यूनिवर्सल फोर्सेस, लॉ है। सुनिए, वर्क बाय ऑल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बट इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस ये हैं, ये सिस्टम कांस्टेंट मास का होना चाहिए और सेम पार्टिकल्स रहने चाहिए। सर सेम पार्टिकल तो नहीं है। तो न्यूटन के लॉ गलत है। इसकी लिमिटेशन यही है कि इस थ्योरम को आप तभी लगा सकते हैं जब आपका सिस्टम के अंदर मास और उसके अंदर पार्टिकल्स दोनों कांस्टेंट रहे, ना तो मास बदले ना पार्टिकल बदले। सर लेकिन ये तो आइडियल केस है ना, तो सर जो पार्टिकल जाएंगे वो कुछ नहीं, ऐसे आइडियल सुनिए पार्टिकल से रिप्लेस हो जाएंगे। सुनिए तो मेरी बात तो सुनो, बता रहे रिप्लेस हो जाएगा। ये एक्चुअल लॉ है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं रोटेशनल मैकेनिक्स तक, टिल रोटेशनल मैकेनिक्स, जो कुछ आपने पढ़ा है वो इन कंडीशंस पे ही है, कांस्टेंट मास और सेम पार्टिकल। अरे ये कंसेप्ट 1700 में आया था बर्नौली के बाद। और न्यूटन 1600 में थे। 100 साल बाद। खैर, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यार, सुनो। एक सेकंड। हम सिस्टम में क्या चूज कर रहे हैं, सुनना। हम सिस्टम में जो चीज चूज करने जा रहे हैं बहुत केयरफुल रहिएगा। हम क्या चूज करने जा रहे हैं? हम यहां से, मतलब ये जो पार्टिकल्स हमारे हैं ना रेड वाले, यहां से लेकर के यहां तक अपना सिस्टम बना रहे हैं। फ्रेश डायग्राम बना दूं क्या, या इसमें समझ जाओगे आप? बना दीजिए सर। हाँ सर, बना इसमें देना। बहुत ज्यादा हो गया। इसमें खिचड़ी पक गई है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो ये रही वो पाइप जो आगे जा करके वाइड होने वाली है। फिर ये इधर जा करके मान लो कुछ वाइड हो गई। हम यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ब्लैक डॉट्स के थ्रू दिखाएंगे, कुछ पार्टिकल्स ब्लैक डॉट्स के थ्रू। ये वो पार्टिकल्स हैं जो फिलहाल पाइप के अंदर है, और कुछ पार्टिकल्स हम रेड डॉट के थ्रू दिखा रहे हैं जो पाइप से बाहर है। और ये हालात टाइम t सेकेंड्स के हैं। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम बाद
मतलब कि t प्लस dt सेकंड्स के बाद ये रेड वाले पार्टिकल्स अंदर आ गए, तो ऑब्वियसली कुछ ब्लैक वाले पार्टिकल्स बाहर निकल गए होंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा। बोलो भाई, नो सर। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना भाई, एक एक करके बता देना, बीच में पलट के नहीं आप वापस रिवर्स गियर नहीं लगा पाएंगे इस टॉपिक में। यहाँ पर एरिया A2 है, यहाँ पर एरिया A1 है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो मेरा सिस्टम है वो इन सारे पार्टिकल्स को ले करके बनेगा। इन सारे पार्टिकल्स को मैं अपना सिस्टम कह रहा हूं। ऑल दीज पार्टिकल्स आर इनसाइड माय सिस्टम। ये सिस्टम है। आप बताओ, और यहां पर भी वही सिस्टम है। अब बताओ, क्या मेरे सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं रहा? कांस्टेंट है हाँ सर। सर कांस्टेंट है। यस सर। और क्या पार्टिकल्स भी वही नहीं? पार्टिकल्स भी Yes, सेम sir. होंगे यस सर। सर। तो हमने अपनी कंडीशन फुलफिल कर दी। यस सर। जो न्यूटन मान ने हमसे मांगा हमने उनको दिया, अब वो हमको कुछ दे। लेकिन एक बस फर्क ये हो गया कि हमारा ये सिस्टम जो था इसमें ये रेड वाले पॉइंट्स यहाँ पर v1 स्पीड पर चल रहे थे और ये ब्लैक वाले पॉइंट्स यहाँ पर v2 पर चल रहे थे। इतना ही फर्क है। ठीक है ना बच्चा, बोलो। यस यस सर। यस सर। यस सर। अब बहुत केयरफुल स्टेटमेंट है जो आप अगर चाहोगे तो स्किप कर जाओ, कोई मर्जी आपकी है भाई, पढ़ना लिखना सब आपको है, चाहो तो स्किप कर जाओ, चाहो तो कुछ भी रहो। मैं इन पॉइंट्स के नंबरिंग करने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 नंबरिंग सही है मेरी, 5 6 7 ज्यादा हो गया यार, 10। तो पार्टिकल 1 आगे, पार्टिकल 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8। एक कम हो गया क्या? हाँ सर। आ जाओ यार, 9 और 10, 10 पार्टिकल्स पूरे होने चाहिए। देखिए, मान लो पार्टिकल 1 यहाँ पर कुछ स्पीड से होगा, मान लो 6 मीटर पर सेकंड से। पार्टिकल 2 की कोई स्पीड होगी यहाँ पर मान लो 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, मतलब इसको हम 1 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, इसको 2 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, इसको 3 मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। नंबर के हिसाब से स्पीड है इनकी। जिस पॉइंट पर पार्टिकल 1 है अब वहां पार्टिकल 4 है। जिस पॉइंट पर पार्टिकल 1 है अब वहां पार्टिकल 4 है। तो यही बात अभी स्टार्ट में किया था मैंने कि अभी हमारा पार्टिकल 4 पीछे है और वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल वहां पहुंच जाएगा जहां पर 1 था। अब ये कितनी स्पीड से चल रहा होगा? 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आ रही है आपको कि ये 1 पे आ गया? यही बात अभी कही। तो अगर ऐसा है तो क्या 4 से लेकर के और 10 तक के जो पार्टिकल्स हैं, 4 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल्स, और यहां पर 4 से लेकर के 10 तक के पार्टिकल्स, मतलब इनकी बात कर रहा हूं मैं, क्या बोलोगे? क्या कुछ काइनेटिक एनर्जी बदला आपका? एक मिनट फिर से रुकना, 1 मिनट रुकना। 1 से लेकर के 7 तक के पॉइंट्स, 1 से लेकर के 7 तक के पॉइंट्स, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज 7 पार्टिकल्स एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज 7 पार्टिकल्स, क्या ये सेम नहीं आ गई?
यस सर सेम होंगे। सेम है सर। यस सर। ये समझने वाला पॉइंट है, बता रहा हूँ फिर से। पहले जो 7 पार्टिकल्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 है, और अब जो 7 पार्टिकल्स हैं वो 4 5 6 7 8 9 10 है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन दोनों में सेम एनर्जी है। यस सर। किस बेसिस पे? सर क्योंकि स्टेडी उसी स्टेट पॉइंट्स में स्ट्रीमलाइन है सर तो पॉइंट्स फिर कोइंसाइड कर रहे सेम हैं तो लोकेशन पे वेलोसिटी सेम सेम स्पीड आएगी। लोकेशन कोइंसाइड हो रही है। को जब दूसरे पॉइंट्स ने Yes, ऑक्यूपाई sir. किया उनकी भी वही तो हाँ, बस पार्टिकल ही तो बदला कि 1 की जगह 4 आया। तो सेम लोकेशन पे सेम स्पीड है। सेम लोकेशन पर सेम स्पीड। इस पॉइंट का कितना बड़ा यूज है यहाँ पर कि इतने सेगमेंट्स में काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। जो भी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा वो इन पार्टिकल्स का और इन पार्टिकल्स का होगा। मतलब कि ये 8 9 10 वाले पार्टिकल्स अगर यहाँ v1 स्पीड पर चल रहे थे और ये 1 2 3 वाले पार्टिकल्स यहाँ पर v2 स्पीड से निकले हैं, एक v1 और एक v2, तो डिफरेंस सिर्फ इन दो का होगा। बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। इसको लास्ट आप ऐसे भी समझो, 1 यही पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल पे तो नहीं होने वाला। 1 2 3 मैं 3 पार्टिकल्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल 1 20 की स्पीड पर, पार्टिकल 2 10 की स्पीड पर और पार्टिकल 3 5 की स्पीड पर ये चल रहे हैं लोग। थोड़ी देर बाद पार्टिकल 3 यहां पर आ गया, पार्टिकल 2 यहां आ गया और पार्टिकल 1 यहां आ गया, आगे खिसक गए। नाउ पार्टिकल 2 इज एट 20, पार्टिकल 3 इज एट 10। तो यहां और यहां के काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या है? अगर ये सब सेम मास के पार्टिकल हो, m मास का पार्टिकल ये भी, m मास का पार्टिकल ये भी, m मास का पार्टिकल, क्या फर्क दिख रहा है आपको? हाफ m into 10 square minus 5 square। हाँ, यहाँ पर भी एक पार्टिकल 20 की स्पीड पर है, यहाँ पर भी एक पार्टिकल 20 की स्पीड पर है, तो इनमें तो डिफरेंस हुआ नहीं कोई। भले वो पार्टिकल अलग अलग है, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, लेकिन सेम मास के सेम स्पीड के है। यस सर। यस सर। इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कोई फर्क नहीं है। सर मेन फर्क थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट पर। तो डिफरेंस वही तो है जो आपके सिस्टम से बाहर चला गया। यस सर। निकलने वाले में और लास्ट वाले, डिफरेंस तो इन दोनों का हुआ। यस सर, थर्ड और फर्स्ट। यस सर। यही बात आपको समझा रहा हूं कि जो एंटर करने वाले हैं और जो निकलने वाले हैं, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उनमें होगा। आगे बढ़ रहे हैं। यस सर। यस सर। चलिए जी। यस सर। ये बड़ी खतरनाक चीज है एक्चुअली में, और खतरनाक सब कुछ तब है जब समझना चाहते हो, नहीं समझना चाहते तो बहुत आसान है, सब बहुत आसान है। सो नाउ इस पॉइंट को यूज करके क्लोज करें यार टॉपिक, मतलब काफी इसमें समझने वाला पॉइंट काफी ज्यादा है। तो हमने एक पाइप ले लिया, ये पाइप है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, और यहाँ से वाटर V1 स्पीड से चल रहा है, यहाँ पर वाटर V2, वाटर या लिक्विड कोई भी, यहाँ A2 एरिया है, यहाँ पर A1 एरिया है, और लिक्विड कुछ ऐसे जाकर के फ्लो कर जाएगा। तो एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि A1 V1 बराबर A2 V2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये ग्राउंड से y1 डिस्टेंस पे है, या h1 हाइट पे है, और ये पॉइंट हमारा ग्राउंड से h2 हाइट पे है। ये बताओ, यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, इनको पीछे वाले फ्लूइड पार्टिकल्स प्रेशर की वजह से, अपने प्रेशर की वजह से
फोर्स लगा रहे होंगे। मतलब अगर हम यहाँ पर प्रेशर को P1 कह दें कि प्रेशर इज P1, तो यहाँ वाले फ्लूइड पार्टिकल्स पुश कर रहे होंगे, इनको अंदर की तरफ प्रेस कर रहे होंगे प्रेशर P1 इंटू एरिया A1 के फोर्स के साथ, P1 A1 की फोर्स के साथ। ये बात आ रही समझ में कि नहीं? यस सर। Yes, sir. धक्का दे रहे होंगे भाई किसको आगे, तो पीछे वाले पार्टिकल्स पाइप के अंदर वाले पार्टिकल्स को पुश करेंगे बाय द फोर्स P1 A1, जिसकी वजह से ये फोर्स हो गया, जिसकी वजह से dt सेकंड्स के अंदर यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा V1 इंटू dt, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन। कौन सी फोर्स का? प्रेशर वाली फोर्स, जो एंटर वाले पार्टिकल लगा रहे हैं, प्रेशर वाली फोर्स है उसका। प्रेशर वाली फोर्स का है ना। फोर्सेस भी तो कई तरीके की हैं, ठीक। और जो यहां पर पार्टिकल्स हैं, जो एग्जिट होने वाले हैं, जो पार्टिकल्स एग्जिट होने वाले हैं, यहां का प्रेशर P2 मानो, तो बाहर से इनको अंदर की तरफ प्रेस कर रहे होंगे P2 A2, लेकिन यहां पर मोशन और फोर्स अपोजिट है, माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन आ जाएगा। तो वर्क में माइनस P2 A2 और V2 dt, क्योंकि यहां पर स्पीड भी अलग है। ये पूरा वर्क कौन सी फोर्स का हुआ यार? प्रेशर फोर्सेस। प्रेशर फोर्स। हाँ ठीक, लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम तो कहता है कि भाई आपको सारी फोर्सेस चाहिए, तो एक हो गई प्रेशर की फोर्स हो गई, इसके अलावा और कौन सी फोर्स है? प्रेशर फोर्स के अलावा भी कोई फोर्सेस है क्या? पार्टिकल्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वही तो प्रेशर की फोर्स है, और क्या है? सर ये इसके अलावा ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटी की ग्रेविटी की फोर्स। ग्रेविटी बची है। तो H1 हाइट से आप H2 हाइट पे पहुंच गए, यहां पर कितना मास dt टाइम के अंदर मिला आपको? dt टाइम के अंदर कितना मास मिला? सर रो P1 A2 A1 V1। तो अब बहुत ही केयरफुल रहना है इसको समझने में। आप मैकेनिक्स में क्या ऐसा नहीं बोलते हो कि अगर एक मास को h डिस्टेंस हम लिफ्ट करें, एक मास h डिस्टेंस ऊपर जाए, तो ग्रेविटी का वर्क माइनस mgh होगा? माइनस Yes, sir. कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कंजर्वेटिव का वर्क माइनस सुनिए माइनस, और कितना मास एंटर होगा? तो एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये वॉल्यूम है। 2 रो 1। नहीं, हम तो रो रखेंगे ना यार, रो 1 क्यों रखेंगे? अच्छा ये सर आइडियल फ्लूइड है। तो ये मास एंटर हो रहा है और इतना ही मास निकल भी रहा है, तो कुछ ऐसा मान सकते हो कि इतना मास H1 हाइट से एंटर हुआ और इतना ही मास H2 हाइट से निकल गया। मतलब हमने एक तरीके से मास को लिफ्ट कर दिया फ्रॉम H1 हाइट टू द H2 हाइट। तो माइनस मास G इंटू H, और H की जगह हम H2 माइनस H1 लिखेंगे, H की जगह पर। स्टेडी फ्लो का मतलब जब जितना मास एंटर है उतना ही मास निकल रहा है, तो इसको ऐसे भी मान सकते हो कि एक मास H1 हाइट से H2 हाइट पहुंच गया, तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। और कोई फोर्स नहीं, और नॉर्मल्स भी होंगे, जो ट्यूब होगा इसके नॉर्मल रिएक्शंस आएंगी, बट नॉर्मल रिएक्शंस के वर्क नहीं होते। यस सर। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वी आर नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फोर्सेस। मतलब हम ये मान के चल रहे कोई विस्कोसिटी नहीं है। दूसरी कंडीशन नॉन विस्कस विच मींस एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन फोर्स।
सो बस और कोई फोर्सेस नहीं है, नॉर्मल है लेकिन उसका वर्क नहीं है, उसके अलावा जो फोर्सेस थी उनके वर्क हो गए, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv2 square minus v1 square. हाफ मास की जगह पर आप लिख सकते हो डेंसिटी A1 V1 dt, ये मास है। आप मास चाहे यहाँ का कैलकुलेट कर लो चाहे यहाँ का कैलकुलेट कर लो, वो सेम ही है। Yes sir, same आएगा। और इनटू Yes, sir. इनटू Square minus फाइनल v1 square. स्पीड V2 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड V1 स्क्वायर। दिस इज चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये उसी आर्गुमेंट के बेस पे कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज सिर्फ यहाँ और यहाँ के पार्टिकल्स के बीच में देखा जाएगा। बीच के जो पार्टिकल्स हैं उनके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो भी नहीं रहा, क्योंकि बीच के जो पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ थोड़ा सा आगे खिसक जाएंगे, यस सर। लेकिन उनके काइनेटिक एनर्जीज में डिफरेंस नहीं आने वाला। ये भी पीछे 1 2 3 वाला एग्जांपल, उसके बेसिस पर आपको Yes, sir. समझना पड़ेगा। सर एक डाउट बता दीजिए। हाँ सर जो आपने वर्क बाय प्रेशर फोर्सेस देखा है, उसमें सर जो ये P2 A2 V2 dt लिखा है सर, उसमें सर मेरा ये डाउट है कि जब वो निकलेगा ट्यूब से, तो सर उसके ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पीछे वाले पार्टिकल उस पे प्रेशर लगा रहे हो बाहर की तरफ। भाई साहब मैकेनिक्स में इंटरनल फोर्स हो जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स देखते हो तो पाइप के बाहर की फोर्स देखो, अंदर की नहीं। Internal हो तो। ओके सर। पूरी मैकेनिक्स में ये सारे एक्सटर्नल फोर्स देखे जाते हैं। यस सर। तो ये जो आपने फोर्स लिखा है, ये जो पार्टिकल्स बाहर निकल चुके हैं वो फोर्स लगा रहे हैं। हाँ मतलब जो यहाँ पर जैसे अगर हम गार्डन पाइप की बात करेंगे तो पाइप से निकल के पानी गार्डन में जा रहा है। सर थोड़ा पीछे फोर्स लगता है रिकॉइल का। तो जो गार्डन में एयर होगी उसका प्रेशर आएगा। यस सर। जो यहाँ ओके पर सर, समझ गए। एग्जिट के बाहर, पाइप की एग्जिट से बाहर जो कुछ होगा, जैसे अगर यहाँ एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर प्रेस करेगा। सराउंडिंग कह लीजिए आप, सराउंडिंग, पाइप की सराउंडिंग। अभी ठीक है, लिक्विड की सराउंडिंग। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 और A2 V2 बराबर है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 बराबर A2 V2 बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये A1 V1 A2 V2 A1 V1 A1 V1 सब कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर इक्वल। A1 V1 ये A1 V1 ये सर A2 dt भी कैंसिल हो जाएगा। dt भी कैंसिल हो जाएगा सारा। और इनको जरा आप रीअरेंज कर लो, बस खत्म हो गया। इनको रीअरेंज करते ही मिल जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। चेक कर लो आप अपने आप, जितने 1 1 वाले टर्म है वो एक तरफ कर लो, जितने 2 2 वाले हैं उनको एक तरफ करो। यस सर, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। बोलो जी। यस सर, यही आ रहा है। यस सर। बस इसी को कहा जाता है
बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो भी आप इसको नाम देना चाहो। फ्लूइड डायनेमिक्स के दो कंसेप्ट्स, एक इक्वेशन ऑफ अ कंटिन्यूटी विच इज a1 v1 बराबर a2 v2, और दूसरा ये बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड, if 1 and 2 are the points on the streamline, 1 and 2 are the points on the streamline, मतलब कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 फ्लोइंग लिक्विड के पॉइंट्स होने चाहिए, स्टैटिक लिक्विड के नहीं। दे मस्ट बी ऑन द फ्लोइंग लिक्विड। फॉर दोज 2 पॉइंट्स ये कंडीशंस है। P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 should be P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. तो एक बार बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। स्टेटमेंट नहीं है, ये मैथमेटिकल है बच्चा। बर्नौली का स्टेटमेंट यही है कि इन तीनों का सम कांस्टेंट है। बर्नौलीज प्रिंसिपल जो है वो मैथमेटिक्स है, उसका कोई लॉ स्टेटमेंट नहीं है। This pressure plus half rho V square plus rho GH, sum of these three factors at 2 points on a streamline flow is constant. अब इसको हम क्या स्टेटमेंट क्या बोलें इसका? सर क्रिकेट में जो बॉल स्विंग होती है सब वो इसी इफेक्ट के वजह से होती है ना? हाँ, उसमें भी बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो ये इसकी एप्लीकेशंस पार्ट्स पे आ गए। तो फुटबॉल में भी कहीं पे भी स्विंग जितने भी हैं वो सब इसी से हैं। फुटबॉल का ये था कि उसमें से स्पिन दे देते हैं कि वो स्विंग करने लगती है। हाँ, रुक जो, इतना आसान नहीं बच्चा, उसको समझना पड़ेगा। द स्विंग ऑफ बॉल टफ है थोड़ा। I mean, वो मोटे मोटे लेवल पे आप समझ जाओगे, हल्के लेवल पे, बट उससे होता कुछ नहीं है। और ये भी अगर सिर्फ इक्वेशन देखोगे तो आसान है, नहीं तो फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दे मस्ट बी द पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रीमलाइन, मतलब फ्लोइंग लिक्विड होने चाहिए वहां पर। ठीक है, एज एग्जांपल इनका क्या कहना है? एज एग्जांपल अगर फ्लो अलोंग हॉरिजॉन्टल पाइप हो, फ्लो अलोंग द हॉरिजॉन्टल पाइप, मतलब ऐसे करके एक पाइप है हॉरिजॉन्टल और वो आगे जाकर के नैरो हो गई हो, वो पाइप आगे जाकर के मान लीजिए नैरो हो गई, यहाँ वाइड है यहाँ नैरो है, और इस पॉइंट पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा उसका प्रेशर P1 है और यहां से जो लिक्विड फ्लो कर रहा उसका प्रेशर P2, मतलब ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरफ, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ पर प्रेशर P2, यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लो V1 और यहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लो V2। अकॉर्डिंग टू बर्नौली यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? ये दोनों सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम लेवल पर है। हाइड्रोस्टैटिक में कहा गया था कि ये बराबर प्रेशर पे आने चाहिए, दे आर ऑन द सेम लेवल। बर्नौली का ये कहना है कि पॉइंट्स ऑन द सेम लेवल विल हैव सेम प्रेशर
only when the fluid is completely static, जो यहाँ नहीं है। यस सर, यहाँ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होगा। कैसे? प्रेशर एट दिस पॉइंट इज P1 plus half rho V1 square, मलाई but because 1 and 2 are on the same level, Sir, H1, H2 same. H1 तो H2 are H1 cancel हो जाएगा। H2 and they are cancelled, तो ये बन जाएगा P2 plus half rho V2 square। ये एक इक्वेशन दिखाई आपको। So if we know the speed, if we know this speed and this speed, we can find out the pressure difference। In fact, यहां पर A2 एरिया हो और यहां पर A1 एरिया हो, तो हमें सिर्फ एक स्पीड और दोनों एरिया बता दो, दूसरी स्पीड हम अपने आप निकाल लेंगे। कंटिन्यूटी यस सर, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। Continuity से। तो लेट आपसे कहा जाए कि A1, A2, V1, these are given. Can we find P1 minus P2 now? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इससे क्या निकल जाएगा? V2. V2 आ जाएगा। V2. And then by the Bernoulli's principle, P1 minus P2। तो ध्यान रखना, ये जो फ्लो along horizontal pipe है, this is the idea behind an instrument called as वेंचुरीमीटर। ये वेंचुरीमीटर डिवाइस की वर्किंग मेथोडोलॉजी है। वेंचुरीमीटर is a horizontal pipe used to find out pressure difference between the 2 points, used to find pressure difference between 2 points। तो यहाँ तो हम लोग ने बट कुछ कंडीशंस मान के किया है ना सर, वो रियल में तो उसमें कुछ और मैकेनिज्म होगा। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे कई सारी असम्पशंस किए हैं ना सर। तो हम जैसे कौन सा रियल लाइफ में friction। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम कौन सा बीटेक कर रहे हैं? हम तो रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन बहुत सी चीजें होंगी। यस सर। अब वेंचुरीमीटर जो होता है ना, वो क्या काम करता है? देखो, वो ऐसी पाइप सी होती है, मतलब एक पाइप जो वाइड है और एक नैरो पाइप, एक वाइड पाइप और एक नैरो पाइप ऐसे है। वाइड पाइप में ना एक वर्टिकल ट्यूब लगाते हैं, वाइड पाइप में एक वर्टिकल ट्यूब होती है, फिर एक नैरो पाइप और इसमें भी एक वर्टिकल ट्यूब। ये ध्यान देना, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब है ना, यहां से लिक्विड फ्लो होगा, ट्यूब ऑफ फ्लो हॉरिजॉन्टल है, लिक्विड इनमें भी होगा, लिक्विड इन ट्यूब्स के अंदर भी होगा। इनमें भी लिक्विड होता है और यहां से भी लिक्विड जाता है। लेकिन ये फ्लोइंग लिक्विड है और ये स्टैटिक लिक्विड्स है। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कोई फ्लूइड पार्टिकल यहां से चले और अचानक से उसका मन बदल गया और वो फ्लूइड पार्टिकल ऐसे ऊपर जाए ट्यूब के अंदर, वहां से मुड़ करके नीचे आए और फिर फ्लो करने लगे। ऐसे नहीं फ्लो होता ये। सेंसलेस नहीं दिख रहा है ये सब। फ्लूइड पार्टिकल पागल थोड़ी है कि उसको यहाँ से आगे ही जाना था, तो सीधे ही जाना है सर बस। पागल है क्या कि जो ऊपर जाए फिर नीचे आए? नहीं सर, कोई क्रेजी पार्टिकल तो है नहीं कि वो घूम फिर के आएगा, सीधे सीधे जाएगा। यस सर, सीधे जाए। यही काम करता है वो।
वो कहता है यार इतना लंबा चक्कर कौन लगा, लो सीधे निकल जाओ। सो अब मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करने जा रहा हूं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 and point 4. Across which pair of point we can apply the Bernoulli's principle? Can we use 1 and 2? Can we use 1 and 3? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Because there is a flow, there is flow at point 1, but there is no flow at No flow at point 3. No, नहीं sir. लग सकता बर्नौली। Point 1 and 2 दोनों पे flow होना चाहिए। Yes, sir. Can we Yes, use sir. 1 and 4? No, sir. No, sir. 2 and 4? No, sir. No, sir. सिर्फ यही 2 पॉइंट्स है जिनमें आप बर्नौली का यूज करोगे। तो इनका क्या काम है फिर, जब यहां पर फ्लो है नहीं तो इनका काम क्या है? They are working like barometer. वर्किंग ऑफ बैरोमीटर याद करिए, मर्करी बैरोमीटर जो था, मर्करी वाला। सर वो लेवल पे डिपेंड करता है कितना प्रेशर है। These heights are basically for the purpose of measuring this pressure P1. बैरोमीटर क्या काम करता है? प्रेशर को ही मेजर करते हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. This height is also for the purpose of measuring pressure at point 2. एंड अभी इसके पहले वाले में हमने कहा था कि अगर ये दो हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स हैं, सो P1 minus P2 just by the previous example is 1/2 rho V2 square minus V1 square. just by previous example. These heights are like working of a barometer used for the purpose of finding the pressure difference P1 and P2. तो अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस डेल्टा एच का होगा, if the difference is delta H, तो P1 minus P2 मतलब the difference in pressure at this point and the pressure at this point will be due to the difference of these two heights. रो जी डेल्टा एच। सर रो जो लिक्विड है उसके अंदर। And this is the rho of liquid inside the barometer tube, which may be different than the liquid flowing in the tube. Yes, sir. It is possible that the liquid flowing is rho 1, but the liquid in the barometer is rho 2. Possible है, और ये भी possible है कि दोनों same liquid है। तो यहाँ कौन सा रो होगा? जो बैरोमीटर में जो होगा। लिक्विड बैरोमीटर जो बैरोमीटर और बर्नौली वाले में जो फ्लो हो रहा है तो वो रो 1 होगा। वो जो फ्लो हो रहा है। This is a V2 square minus V1 square. First equation. ध्यान देना, वेंचुरी मीटर की वर्टिकल ट्यूब्स आर बैरोमीटर। उनकी में अगर अभी न समझ आया तो बैरोमीटर की वर्किंग देखो। एंड द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इज बर्नौली ट्यूब, मतलब इसमें बर्नौली प्रिंसिपल लगता है, वर्टिकल ट्यूब्स में बैरोमीटर का प्रिंसिपल लगता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर A1 एरिया है और यहाँ पर A2 एरिया है तो एक और इक्वेशन बनती है विच इज A1 V1 इज A2 V2, और उसको हम कैपिटल Q से डिनोट कर दें। सो आई कैन रिप्लेस V1 बाय Q डिवाइडेड बाय A1 एंड आई कैन रिप्लेस V2 बाय Q डिवाइडेड बाय A2, एंड दीज V1 एंड V2 इनको यहाँ पर we will substitute the values of V1 V2, Q upon A1 and Q upon A2। V1 Q upon A1 यहाँ पर, V2 Q by A2 यहाँ पर। Q by A1 V1 यहाँ पर और Q by A2 V2 यहाँ पर, एंड फाइनली कैपिटल Q सॉल्व करना है मेरे को। The aim is to find out the value of capital Q, and that capital Q is called as volume flow rate. Capital Q known as volume
फ्लो रेट, हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड। कितना लीटर या मीटर क्यूब, जो भी वॉल्यूम की यूनिट होती है, मीटर क्यूब या लीटर्स या सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो फ्लो करेगा, वो कैपिटल क्यू है, वो फाइंड आउट करना है मेरे को। आ जाएगा मेरे ख्याल से। अगर हम V1 और V2 दोनों को हटा दें, V1 की जगह Q by A1 और V2 की जगह Q by A2 कर दे, तो Q सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। सर हाँ। तो वो जो आपने रो2 G डेल्टा H वाला टर्म लिखा है, हम्म, तो वो एक बार बता दीजिए, डिस्कनेक्ट हो। ये बैरोमीटर वाला कंसेप्ट में फिर बोलो, मर्क्यूरी बैरोमीटर के कंसेप्ट पे जाइए। बैरोमीटर ट्यूब के अंदर भी यही होता है कि एक वर्टिकल ट्यूब होती है, उसको बैरोमीटर के जार में रखते हो। ये न समझ में आने का मतलब बैरोमीटर का वर्किंग भूल गए आप, कि इसके अंदर जब हम डिस्कनेक्ट हो मर्क्यूरी गया को, था। तो यही कहा गया था कि ρgh जो होता है वो इस लेवल पे प्रेशर बताता है आपको। यस सर। Yes, Pressure sir. at this point will be rho g into this height, and pressure at this point will be rho g into this height. So the difference of these two pressures, भाई आप निकालो ना यहाँ से, rho g into ये हाइट और rho g into ये हाइट का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? इस हाइट और इस हाइट का डिफरेंस, जिसको डेल्टा एच लिखा है, और डिफरेंस तो इस लिक्विड के हाइट से आ रहा है ना, डिफरेंस इस लिक्विड के हाइट से है जो बैरोमीटर के अंदर है, यानी कि ρ2। यस सर। वो लिखा है ρ2gh। ओके सर। बैरोमीटर की वर्किंग जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं, आप लोग, कई लोग तो फॉर्मूले कोई फिजिक्स मान लेते हो, सब लोग फॉर्मूला पढ़ लिया, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल। तो ये लगता है कि हम तो बस अब आइंस्टाइन के औलाद हो गए, फॉर्मूला पढ़ लिया, फिजिक्स हो गई। बार बार बोल रहा हूँ, वेंचुरी मीटर के किसी न्यूमेरिकल में हॉरिजॉन्टल पाइप में बर्नौली प्रिंसिपल लगेगा, वर्टिकल पाइप्स जो होती हैं वो प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, बैरोमीटर की वर्किंग पे होते हैं वो। अगर किसी तरीके से ये क्रेजी फ्लूइड होता, पागल होता बिल्कुल, और फ्लूइड का पार्टिकल ऐसे उछल करके जाता और नीचे आ जाता, तब हम यहां भी बर्नौली प्रिंसिपल लगा रहे होते। अगर वो पॉइंट ट्रेजेक्टरी पर है, फ्लूइड की ट्रेजेक्टरी पर है, तो बर्नौली उसके लिए है। बट ऐसा होता नहीं है वेंचुरी मीटर में। वो तो एक बात को बोलो आपसे, ऐसा होता नहीं है कि वेंचुरी मीटर में ऐसा हो जाए। एंड लास्ट इज इफ्लक्स ऑफ लिक्विड, मतलब इफ्लक्स मीन्स यहाँ पर कोई एक टैंक है, बहुत ज्यादा वाइड है, मतलब आप घर का मतलब टैंक मान सकते हो, वाटर स्टोरेज टैंक मान सकते हो, घर की छत पे जो रखते हैं। ठीक है, मतलब ये जो टैंक है, ये किसी रूफ पर है, मतलब जो घर की टंकी, पानी की टंकी। यस सर। यस सर। तो वो जो आपका ग्राउंड है ना, उससे ऊपर है टंकी, जो होती है वो सेकंड थर्ड फ्लोर पे रखी जाती है। तो ग्राउंड से कुछ एल हाइट पर, मान लो एल हाइट पे है ये, और इस टंकी में पानी भरा पड़ा है। पानी जो भरा है वो एच हाइट तक भरा है, और इसमें साइड में एक छोटा सा छेद हो गया, बहुत छोटा सा, बहुत पिन से, सुई से, कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है, उस सुई को ले जा करके आपने पंच कर दिया इसमें निडल से, बहुत छोटा, मतलब इंजेक्शन वाली निडल जिससे इंजेक्शन लगता है, उस निडल से दिया। और ये होल हमने ऊपर से h डिस्टेंस पे किया है। साइज ऑफ निडल बता दिया, पॉइंट है
जो इंजेक्शन लगता है ना उतनी बड़ी होल कर रहा है बस, जिससे ये लिक्विड बाहर निकल के नीचे आने लगा। इसको एफ्लक्स कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि बताइए यहाँ पर क्या स्पीड होगी, कितनी स्पीड से ये लिक्विड बाहर आएगा और ये कितनी रेंज होगी इसकी, ये कितने टाइम में नीचे आएगा, ये सारी बातें पूछ रहे हैं। तो यहां से कोई फ्लूइड पार्टिकल नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, साइड में इस होल से निकल करके और आगे आ जाएगा। तो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री है। इसके कोई भी 2 पॉइंट चूज करके बर्नौली लगा लो, कोई भी 2 पॉइंट चूज कर सकते हो। ट्रेजेक्ट्री पर कहीं पर भी 2 पॉइंट चूज किए जा सकते हैं। तो मैं चूज करता हूं एक पॉइंट जो यहां पर और एक पॉइंट जो होल से बाहर आएगा। मैं इनको अपना 2 पॉइंट चूज करता हूं जिसपे बर्नौली लगाएंगे। What is pressure at point 1 if this is open tank? If it is open tank. PATM. It may be a closed tank also. In fact, घर की जो पानी की टंकी है वो ऊपर से खुली नहीं होती। यस सर, बंद होती है। यस सर। बंद टंकी में कहानी अलग होगी। बंद टंकी में एयर कंप्रेस हो जाती है। यस सर। खुला हुआ टैंक है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। So point 1 is atmospheric plus half rho। निडल किस चीज से, ये होल किस चीज से किया गया है? नीडल से। इंजेक्शन वाली निडल से। कितना डायमीटर होता है उसका? डायमीटर तो बहुत बहुत पानी निकलेगा बहुत धीमे धीमे। यस सर, बिल्कुल ट्रिकल होगा। तो अगर हम यहाँ का लेवल देखेंगे तो कितनी जल्दी खाली होगा? बहुत धीमे धीमे। हाँ, सुबह टंकी भर के पूरा घर नहाता धोता है तब तो टंकी खाली होने में 1-2 घंटा लग जाता है। फिर मोटर चला के पानी भरा जाता है। जो घर में रहते हैं लोग उनको आइडिया होगा। यस सर। टंकी इतनी जल्दी तो खाली नहीं रहती। कूलर में पानी भर, कूलर में पानी भर तो रात भर चलता है वो। यस सर। क्योंकि उसका एग्जिट होल छोटा है ना। जिस पाइप से वो पानी कूलर का निकल के उस घास पे गिरता है वो बहुत छोटा छोटा नहीं है। यस सर। तो लेवल गिरेगा लेकिन अच्छा खासा टाइम लगेगा लेवल को नीचे जाने में। पूरी रात निकल जाएगी। तो हम ये मानते हैं कि ये लगभग 0 स्पीड पर है। ऑलमोस्ट 0 मीटर पर सेकंड होगा। इतना धीमे धीमे ये नीचे आ रहा होगा कि इसकी स्पीड है ही नहीं लगभग। तो यहाँ पर हाफ रो 0 स्क्वायर प्लस रो जी। कितना ऊपर है ग्राउंड से वो? H L plus capital H. L plus H. This is point 1 now. And what is point 2? Point 2 जो exit point है। Outside it is atmosphere. So pressure at this point will be atmospheric. Plus half rho V square. And plus ये point ground से कितना ऊपर है? L plus H minus H. Plus L minus H. बस ये हो गया बर्नौली। जिसको सिंप्लीफाई करते ही एक आंसर आएगा V equals to root of 2GH। करके देख लो आप, बाकी आ जाएगा। और ये टॉरेसेलीज थ्योरम कहलाती है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। इतनी मेहनत की और आंसर क्या निकला? root 2GH। As if a particle is dropped from H height। Yes sir, ये same result वही है। As if a particle is dropped from the H height, इसकी भी तो स्पीड उतनी ही आएगी। Yes sir। तो ड्रॉप ही तो हुआ। If
pressure at the beginning and pressure at the end are equal, so only force will be due to gravity. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And if the motion is under gravity, speed was expected to be root 2 gh. Yes, sir. Yes, sir. तो फालतू इतनी मेहनत कर डाली। ये टॉरेसली ने बर्नौली से कहा था यार तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जब यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर सेम है, तो ये नई चीज कहां से हुई? ये तो वैसे ही हो गया कि एक पार्टिकल स्मॉल एच डिस्टेंस नीचे आ गया, तो रूट 2 GH तो वैसे भी आना चाहिए था इसका आंसर। मतलब बर्नौली को चिढ़ा रहे थे टॉरेसली। ऐसा नहीं होता कई बार आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो बड़े आंसर से, बड़े मेथड लगा के, और आपका दोस्त आके बोले इसको तो ऐसे ही कर लेते। हाँ सर। आपके लिए भी अच्छे से। यस सर। यस सर, ये तो है सर। तो टॉरेसली उसी टाइप के थे। बर्नौली बड़ा खुश हो रहे थे कि हमने एक नया प्रिंसिपल निकाला, इसीलिए बर्नौली को लॉ का नाम नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकाला। टॉरेसली ने कहा भाई अब क्या जो कहा वो बोल नहीं सकते, बट उन्होंने कहा कि रूट 2 GH स्पीड आएगी। और ये आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर फ्लो ऑफ लिक्विड स्टार्ट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर and goes into atmosphere, if the flow of liquid starts from atmosphere and goes into the atmosphere, you can always use the same formula as if a particle is moving under gravity. सर बट ये तभी है जब एरिया बहुत नेग्लिजिबल है जिससे वो निकल रहा है। तो ना कर दो, आप यहाँ पर स्पीड ले लो, यहाँ पर कुछ u स्पीड मान दो, तो पार्टिकल को u स्पीड से फेंक दो, नीचे क्या हो जाएगा तो जाकर के काइनेमेटिक्स के हिसाब से। क्या यहाँ पर बदल नहीं सकते? यहाँ स्क्वायर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh नहीं आ जाएगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। यस सर। तो अगर यहाँ कुछ स्पीड होगी तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। काइनेमेटिक्स लगाना है आपको। यस सर। बाकी के दो पार्ट्स अभी बचे हैं, वो आपको करने हैं, विच इज वन दिस टाइम, जो प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से आएगा। बिकॉज इसके आगे की ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल है। यस सर। यस सर। आपको प्रोजेक्टाइल के रेंज भी कंसेप्ट वैसे ही आ जाएगी। इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और फिर उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला b यूज से करके मल्टीप्लाई कर देंगे। वो छोड़ दे रहे हैं हम कि आप मतलब जो प्रोजेक्टाइल अभी टच कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये दो प्राइमरी इसके एप्लीकेशंस हैं, बर्नौली और वेंचुरी में, सॉरी रिफ्लेक्स और वेंचुरी मीटर। बर्नौली से प्रिंसिपल की दो बेसिक एप्लीकेशंस कही जाती हैं जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ 2-3 और हैं, वो हम एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा हमारी।